हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मज़े में अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज के सेकंड वीडियो में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सीरीज होने वाला है, ये जो आपको प्लेलिस्ट मिलने वाला है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसमें वो सभी संभावित ऑब्जेक्टिव्स आपको कवर कराए जाएंगे जिनके आने के चांसेस बहुत अधिक हैं आपके एग्जामिनेशन में। और यदि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी बिल्कुल ही सही तरीके से करते हैं तो एग्जामिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आपसे छूटेगा नहीं। आइए हमारे सेकंड वीडियो में और शुरू करते हैं सेकंड वीडियो को, जहां से आपको मिलेगा कुल 33 ऑब्जेक्टिव्स का सेट, जिस सेट को आप बिल्कुल ही आसानी से घर बैठे करिए और अच्छे नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव जो है, बड़ा ही सुंदर सा ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है इकोनॉमिक्स में, जिसमें आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ आइए और देखते हैं क्या है ये। तो ये पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है ये आपके समक्ष जो है पूछ रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन जो है वो किसका फलन है, ये आपसे पूछा गया है इस वीडियो में पहले ऑब्जेक्टिव्स में। तो हमारे सामने इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपके सामने कीमत का, प्राइस का। दूसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर और नॉन ऑफ द दिस। तो इसमें हम लोग जो है अगर देखते हैं तो इसमें पहले का आंसर बाबू बिल्कुल ही आसान तरीके से आप समझ रहे हो कि उत्पत्ति के जो साधनों का यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का, ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव्स। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोगों के सामने है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज्ड। यानी कि ये आपके समक्ष दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस सेक्शन का। और इसमें हमारा जो है आंसर होने वाला है बाबू, आप लोगों को भी पता है, याद ही होगा जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव या फिर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो इसका आंसर भी बाबू हमारा होने वाला है बी। इसका आंसर भी होने वाला है बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारे सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वक्र पहले बढ़ता है और फिर स्थिर होकर यानी कि रुक कर घटना शुरू कर देता है, आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है। यानी कि उस वक्र का नाम क्या होता है। देखिए यहां पे बाबू, ए कर्व विच राइजेस फर्स्ट एंड स्टार्ट्स डिक्लीनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड। तो हम आपको बता दें कि इसमें तीन वक्र के नाम जो है हमारे सामने हैं, एपीपी, टीपीपी और एमपीपी। और अगर हम देखें तीनों के डेफिनेशंस को, इस पर विचार करें बाबू, तो हम लोग पाएंगे कि इसमें से तीनों ही वक्र उस तरह के हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर इसमें से होने वाला है बाबू डी नंबर। यानी कि ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला देखते हैं हम लोग। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने है और इस ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। यानी कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है वह किससे संबंधित है। अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। यानी कि आपके समक्ष इसमें सोचने की बात आ जाती है कि आखिर किससे संबंधित है, कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन या वेरी लॉन्ग रन। अब ये 4 ठो ऑप्शन आपके समक्ष हैं और इसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बता दें कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है बाबू अल्पकाल से, यानी कि अल्पकाल से जो है वो संबंधित होता है, यानी कि शॉर्ट रन से संबंधित होता है।
तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत होके इसका टिक लगाएंगे और ये जो आंसर है बिल्कुल सी आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है और इस ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो जब हम लोग किसी का प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन जब बंद हो गया तो उसमें जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन कि स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं यानी कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करता है, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं या परिवर्तनशील लागतें या फिर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। ये आपका ऑप्शन है और डी नंबर ऑप्शन है कि स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है बाबू बिल्कुल सी नंबर सही होने वाला है, क्योंकि परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं यानी कि जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उसके बाद जो है हमारा परिवर्तनशील लागत नहीं होता है, कुछ नहीं आता है इसमें। चलिए अगला जो है वीडियो बाबू, हम अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि अगर 6 नंबर ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछता है तो इसके लिए आपके पास इतने सारे विकल्प हैं आंसर के, जिसमें से आप लोग जो है गेस करें, आप लोग को ध्यान से देखें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपके दिमाग में यदि आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आ चुका होगा बाबू कि इसका ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही है, टीवीसी भाग्य क्यू, टीवीसी भाग्य क्यू। अगर आपको याद है तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में ये आंसर आ चुका होगा अगर आपने पढ़ाई करी है तो। अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है हमारे सामने है 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके समक्ष आ चुका है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है स्लाइड्स को देखने में तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट करें, इसके बाद जो है 1 बाय 1 एक ऑब्जेक्टिव एक स्लाइड से बन के आएगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है तीसरे क्लासेस से। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि औसत लागत वक्र का आकार जो होता है वो कैसा होता है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और बिल्कुल लगभग सभी लोगों के दिमाग में इसका ऑप्शन जो है सही जा रहा होगा बाबू, क्योंकि औसत लागत वक्र मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है और इसका आंसर जो है बाबू वो सही है, ए नंबर, यानी कि यू के अक्षर जैसा इसका आकार होता है। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर ऑब्जेक्टिव। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहां पे 8 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि 8वां प्रश्न कौन सा है। 8वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि एमआर प्रदर्शित किया जाता है। एमआर इज शोन एज, एमआर जो है वो कहां प्रदर्शित किया जाता है। आपके समक्ष 4 विकल्प हैं और चारों ही विकल्प को लेके मन में उधेड़ बुन चल रही है कि भाई कौन सा विकल्प इसमें से सही होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर भी आपका ए नंबर है। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव्स पे। यहां हमारे समक्ष पूछा गया है कि किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है। इन विच मार्केट एआर इक्वल टू एमआर। अब यहां फिर से हम लोगों का जो दिमाग है जो है थोड़ा सा गतिविधि जो है वो तीव्र होने लगी है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को डाउट में डालने वाला है। क्योंकि देखिए बाबू यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये एआर बराबर एमआर करने का कंडीशन जो है वो आपका ऑप्शन लेके जाता है बिल्कुल ही पूर्ण प्रतियोगिता पे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आते हैं बाबू, यहां देखिए अब 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके समक्ष है, जिसमें आपका बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक प्रश्न आपके सामने है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, यानी कि इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि दोनों ही जो बाजार हैं, दोनों ही जो प्रतियोगिता के बाजार हैं, इनमें क्या ऐसा कॉमन है जो कि होता है। आप लोग बिल्कुल इसमें देख सकते हैं कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बाबू आंसर अगर चल रहा है तो क्यूज दिमाग में बनाए रखें और देखते रहें इसको। आपका ऑप्शन जो है बाबू इसमें सही होने वाला है बी नंबर,
यानी कि ए आर जो है वो ए आर और एम आर के बीच का जो है ये आप लेस देन का जो ग्रेटर देन का जो यूज है आप बिल्कुल कॉमनली इसको बुक में समझाया भी गया था, बताया भी गया था और आप लोगों के दिमाग में होना भी चाहिए ये बात। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी नंबर सही है बाबू। अब हमारे सामने एक नया प्रश्न फिर से है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ये जो आपका प्रश्न है ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और मोस्टली एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न है। और बाबू इसमें हम आपको बता दें कि अगर इसमें बात हो कि क्या स्थिर रहता है तब पूर्ण प्रतियोगिता में बाबू ए आर तथा एम आर दोनों ही स्थिर रहते हैं, दोनों ही स्थिर रहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 12 पे और 12 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज। ये प्रश्न जो है मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछता रहा है और आपको बता दें कि बाबू इसका आंसर जो है वो होने वाला है MC बराबर एम आर। ये आपका होने वाला है MC बराबर एम आर। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और इसके बाद जो है अब आपके समक्ष 13 नंबर प्रश्न आ चुका है और 13 नंबर प्रश्न जो है बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है और इसको देखते हैं हम लोग कि पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है। यानी जो सप्लाई है इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी होती है। पूर्ति की जो बात है जो कि मोस्टली जो है आप देख रहे होंगे मॉडल्स पेपर, उसमें भी ये प्रश्न जो है बहुतों बार पूछा जा चुका है कि पूर्ति इसमें से किससे जुड़ी होती है। तो देखिए किसी समय की अवधि और कीमत। अब हम इसको डील करते हैं तो पाते हैं कि भाई दोनों की दोनों बातें हैं, वो समय अवधि से भी जुड़ी है, कीमत से भी जुड़ी है। तो हमारे सामने तीसरा विकल्प है बाबू इसका और हमारा आंसर जो इसका होने वाला है वो सी होने वाला है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप सी को टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली वीडियो। अगला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। यानी एक विक्रेता जो है वह बेचने के लिए एक निश्चित समय पर और एक निश्चित बाजार में उसके लिए रेडी होता है। यानी कि what is called that quantity of a goods which a seller becomes ready to sell in the market at fixed price and particular time। भाई अब ये तो बड़ा मामला जो है बड़ा ही इतना घुमा फिरा के बताया है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है कि विक्रेता यदि बेचने के लिए तैयार है जो मात्रा, वो बाबू आपका आंसर होने जा रहा है वो है सप्लाई, पूर्ति। यानी कि एक विक्रेता वस्तु की जिस मात्रा को बेचना चाहता है उसको पूर्ति कहते हैं, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव्स पे। अगला ऑब्जेक्टिव्स बाबू 15 नंबर। आइए देखिए बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न। मोस्टली आप 10 साल का अगर जो है पेपर उठा के देखेंगे तो 7 साल 6 साल के पेपर में आपको ये प्रश्न मिल जाने वाला है, लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। ये कथन किसका है, ये किसका कथन है भाई। तो आप लोग जो है बिल्कुल ही बेफिक्र होकर इसको दिमाग में बनाए रखें। और ये जो कथन है ये प्रोफेसर JB से का है। ये जो कथन है वो JB से का है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको ट्रिक करें। अगला जो प्रश्न है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। यानी कि when the proportionate change in the supply of goods is more than the proportionate change in its price, the elasticity of supply will be। यानी कि जैसे आप लोग प्रश्न को पहले इत्मीनान से पढ़िए और इत्मीनान से समझिए कि ये क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है बाबू कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा होता है यानी अधिक होता है
तो पूर्ति की लोच होगी, यानी किस प्रकार की पूर्ति की लोच होगी। तो आपका आंसर जो है इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जब अधिक हो रहा है यानी कि समानता नहीं मिल पा रही है, बराबर नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन होगा बाबू इसमें होगा सी नंबर, यानी इकाई से अधिक, ग्रेटर देन यूनिट, ग्रेटर देन यूनिट। चलिए देखते हैं बाबू हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है आप लोगों को, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाना और आपके ऑब्जेक्टिव्स के नंबर्स को ऊपर ले जाना इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, पूरे साल भी अगर आपने किताब को नहीं छुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स के क्लासेस आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स नहीं छूटेगा आपका। बिल्कुल ही आप क्लास से जुड़े रहिए, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको वो हर चीज जो एग्जाम में जरूरी है, जो जिस चीजों की जरूरत आपको है, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसके सभी तरह के वीडियो जितना हो पाएगा संभव, चूंकि समय बाबू कम है, जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो पाएगा आप लोगों के लिए मेरा चैनल लेके आएगा। और इस चैनल से आप जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। अगले प्रश्न के तरफ आते हैं हम लोग और यहां देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि 60% एक तरफ और दूसरे तरफ सिर्फ 5%, यानी कि 60% और 5%, there is a huge difference between both percentage. If the price of goods rises by 60% but supply increases by only 5%, the supply of goods will be। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और आपके दिमाग में तरह तरह के आंसर चल रहे होंगे बाबू, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है वो है बेलोचदार, यानी कि वो तो बिल्कुल ना बराबर बदला है। अगला जो है अपना आधा से अधिक अस्तित्व खो दिया और दूसरा जो है वो महज 5% तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल बेलोचदार है, उसमें परिवर्तन नहीं है ज्यादा। चलिए आते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पे। अब यहां जो है हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। द elasticity of a straight line supply curve originating from the center of origin is, यानी आप जो है इसके ऑप्शन देख सकते हैं, इकाई से कम लेस देन यूनिटी, इकाई से अधिक ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई के बराबर इक्वल टू यूनिटी, और चौथा ऑप्शन है शून्य के बराबर इक्वल टू 0। तो आप जो है यहां देख पा रहे हैं बाबू कि यहां पे देख रहे हैं पूर्ति रेखा की लोच, तो ये बाबू ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर, क्योंकि यह इकाई के बराबर होती है, इक्वल टू यूनिटी होती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है बाबू हम लोग देख रहे हैं कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो। भाई हमारे सामने 4 ठो ऑप्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिखाता है, या फिर नेचर ऑफ मार्केट को दिखाता है, नॉन ऑफ द दीज का भी ऑप्शन है। तो इसमें जो है बाबू हम आपको बता दें कि उत्पादन प्रक्रिया और वितरण प्रणाली का ऑप्शन नहीं होने वाला है। इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही आप जो सोच रहे हैं, आपके जो दिमाग में चल रहा है वही आंसर है बाबू। इसका आंसर सी नंबर ही है, बाजार प्रवृत्ति ही है, नेचर ऑफ मार्केट ही है। परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो में लगातार बने रहिए। आपको जो है हर तरह का ऑब्जेक्टिव हम यहाँ देने वाले हैं, जिससे आपका एग्जाम बड़ा ही आसान हो जाने वाला है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा जो है आप लोग जो इंटरेस्ट अलग वीडियोज में ढूंढते हैं, तो भाई शिक्षा की वीडियो है, एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन की वीडियो है, तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर जानकारी चाहिए तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखें, आपके ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल ही आसान बना देने वाला हूं मैं, बिल्कुल ही आपको समस्या नहीं होने वाली है परीक्षा में। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। अब यहां पे जो है हमारे सामने फर्म कीमत निर्धारक होती है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, कीमत विभेद की संभावना हो सकती है। अब तो हमको ये तीनों चीजें बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं और हमारे सामने जो है इसका ऑप्शन आ जाता है कि भाई इसमें क्या बताएं, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बाबू डी, इसका ऑप्शन है डी। चलिए अगली वीडियो अगला क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन
हो उसका नाम क्या है? यानी कि ए मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट इज, यानी कि ऐसा बाजार जहां आपका आना और जाना दोनों ही स्वतंत्र हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी उस बाजार को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें आपके ऑप्शंस हैं, थोड़ा छोटा करते हैं हम जिससे आप लोग को आसानी से दिख सके चारों ऑप्शंस। पहला एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट, दूसरा कॉम्पिटेटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, और तीसरा है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें से बाबू आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि दूसरा किसी बाजार में ये चीज नहीं पाया जाता है, ये ओनली आपके इसी मार्केट में पाया जाता है जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। बिल्कुल ही बिल्कुल दूसरा कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां इस चीज की स्वतंत्रता हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू हम लोगों के समक्ष, इसमें यह है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को आखिर किसने दिया है? आपके समक्ष बाबू ऑप्शंस हैं। द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाई, जिसके लिए आपके समक्ष विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है हिक्स, दूसरा है चैम्बरलिन, तीसरा है मिसेज रॉबिन्सन, और चौथा है सैमुएल्सन। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो आपका ऑप्शन होने वाला है बाबू, वो आपका ऑप्शन है चैम्बरलिन, यानी कि चैम्बरलिन ने ही जो है ये जो है प्रतियोगिता को धारणा को दिया हुआ था। अगला जो है 23 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, समरूप उत्पाद विशेषता है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कौन से बाजार की विशेषता है जिसमें समरूप उत्पाद होते हैं, यानी समरूप उत्पाद मोस्टली कौन से बाजारों में होते हैं, ये आपको यहां पे बताना है। आपके समक्ष ऑप्शंस हैं, ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द एबव। सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा गति दीजिए बाबू। अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा कि इसका ऑप्शन तो सर बिल्कुल ए है। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं, ए नंबर ही ऑप्शन है उसका। चलिए देखते हैं हम लोग अगला, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये जो है आपके समक्ष फिर से एक नया ऑब्जेक्टिव्स खुल के आया कि विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस। भाई आखिर क्या है, कौन से घटक है? ये तो बड़ी ही सुंदर सा प्रश्न है और आपके दिमाग में बिल्कुल आंसर चल रहा होगा अगर आपने पढ़ा है, आपने बुक को देखा है, अगर आपने किताब को देखा है, वही अगर आपने पढ़ी है उस किताब को, तो आपके समक्ष आंसर चल रहा होगा कि डिमांड फॉर कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। भाई ये तो दोनों जरूरी होता है, क्योंकि जब तक दोनों नहीं होगा ये होगा नहीं। इसका मतलब है कि जब दोनों होगा तब ए और बी दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव। ये जो है 25 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग के सामने आ चुका है बाबू, और ये ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, यानी कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। बिल्कुल ही सुंदर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, मोस्टली पूछता भी है, बहुत बार पूछता है ये प्रश्न, और वही आपके दिमाग में आंसर बिल्कुल बना रहना चाहिए कि कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व यानी टाइम एलिमेंट की अगर बात करें तो इसको दिया था मार्शल ने, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं बाबू अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बाजार मूल्य संबंधित होता है, यानी कि मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होता है भाई? मार्केट प्राइस। तो प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल प्राइस, परमानेंट प्राइस। तो इसमें आपका ऑप्शन वही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बाजार जो है भाई, बाजार मूल्य तो हमेशा अल्पकालीन मूल्य से ही संबंधित होता है, तो यहाँ पे अति अल्पकालीन मूल्य का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बाबू 27 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि
पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय। अब हम लोगों के दिमाग में भाई बातें चल रही है, सोचिए सोचिए, आप लोगों ने तो पूरे साल पढ़ा है, बिल्कुल सोचिए सोचिए, बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका, इसका कौन सा ऑप्शन सही जाने वाला है। बाबू आपको बता दें कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित उसी बिंदु पर होता है जहां उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति जो है दोनों को शामिल किया जाता है। तब मांग एवं पूर्ति के द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों को ध्यान में रखकर ही आप पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। अब हमारे समक्ष अगला जो है ऑब्जेक्टिव्स ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म यानी कि इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म क्या करती है भाई, तो कीमत को निर्धारित करती है, कीमत को ग्रहण करती है, और तथा ब दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या करती है, अब इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए उस बाजार के बारे में। अगर उस बाजार के बारे में नहीं पता होगा तो ऑप्शन निकल के नहीं आएगा। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही है, यानी कि वह कीमत को ग्रहण करती है, वो कीमत को ग्रहण करती है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है बाबू वो हमारे सामने है, और ये है अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। आप जो है इसके आंसर को लेके भी दिमाग में पूरी तरह से सोच को बदलिए। देखिए अति अल्पकाल में पूर्ति बाबू बहुत कम समय है, और बहुत कम समय में जो पूर्ति होगी वह पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है, यानी कि यह पूर्णतः बेलोचदार का ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद जो है अब हम लोग जो है आ चुके हैं यहाँ 30 नंबर पे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस सेट में टोटल 33 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि हम लोग अभी 30 नंबर तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा धैर्य और आप लोग रखिए, थोड़ा सा समय और आप लोगों का, जो कि आप लोग पहुंच जाएंगे लास्ट तक वीडियो में। और आइए देखते हैं इसमें जो है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। इन एवरी मार्केट situation which condition is necessary to be fulfilled for a firm equilibrium, यानी कि अब यहां जो है आप देखिए कि इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो यहां क्या ऑप्शन होने वाला है, ए आर बराबर एम सी, एम आर बराबर एम सी, एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, नहीं भाई, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। बी ब और स दोनों, बी एंड सी दोनों। अब हमारे सामने जो है बाबू 31 नंबर ऑब्जेक्टिव आ चुका है, और इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है। साम्य कीमत जो है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो देखिए कीमत निर्धारण में बाबू दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मोस्टली जो कीमत है वो मांग और पूर्ति इन्हीं दोनों के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी अ और ब दोनों। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 31 नंबर कि रेंट इज, लगान बराबर रेंट इज। इसके ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं। यहां ऑप्शन है लगान है वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय, वास्तविक लगान प्लस हस्तांतरण आय, यानी एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर, एक्चुअल इनकम प्लस ट्रांसफर अर्निंग्स। तो एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर इनकम हस्तांतरण आय, यानी कि जो है यहां पे ट्रांसफर इनकम, यानी कि आपका इसमें बाबू ऑप्शन ए सही होने वाला है। अब हम लोग लास्ट वीडियो पे हैं कि सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट प्राइस सेलिंग।
यानी कि उच्चतम प्राइस जो है वो तय की जाती है। तो ये ऑप्शन जो है आप लोग दिमाग में लेके चलिए, और इस प्रश्न का आंसर होने वाला है बाबू इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है, कि यानी कि इनमें से सही का जो ऑप्शन है ये आपका सही होने वाला है कि सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है उपरोक्त सभी आवश्यक वस्तुओं पर जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती हैं और सामान्य लोगों की पहुंच के अंदर लाना। ये तीनों ही काम जो है, या तीनों ही एक तरह से कहें कि वस्तुओं पे सरकार के द्वारा ही उस पर उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत भी है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, और ये एक तरह से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक वीडियो है। बिल्कुल बने रहे आप लोग वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव्स की समस्या हम दूर करेंगे आपकी। हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम से पहले जो एग्जाम संभावित ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आप तक मेरा चैनल पहुंचाएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे जुड़े रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन को पास करें।